हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पे रहने वाला है कि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर हो चुका है। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स घट रहे हैं कि अब मुझे भी अपने मतलब वे ऑफ वर्किंग पे सोचना पड़ रहा है। ये क्या है, कैसे है? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस टाइप के एप्लीकेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए, विदेश से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इस टाइप के एप्लीकेंट्स काइंडली हमारे से क्या किसी भी एजेंसी से दूर रहें, क्योंकि वो सबके लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो आज मैं 3-4 इंसिडेंट्स बताऊंगा जो विद इन अ वीक, जब से थोड़ा हम एक्टिव हुए हैं, प्रॉपर वीज़ा वगैरह होना शुरू हुआ है थोड़ा सा, तो क्या हो रहा है वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें किस टाइप के एप्लीकेंट्स को नहीं जाना चाहिए वो मैं सारा आपको क्लियर करूंगा। इंसिडेंट्स भी बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और हमारा जो रिलेशन होता है कंपनी के साथ वो खराब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी पहले इंसिडेंस बताता हूँ आपको। अभी आपने देखा कंबोडिया का, हमने लास्ट कुछ टाइम पहले कुछ वीडियो डाली थी कि हमें कंबोडिया के लिए वर्कर चाहिए। कस्टमर सपोर्ट हेल्प डेस्क पे आईटी की कोई कंपनी है, उसमें चाहिए थे। उसमें हमने 3-3.5 साल पहले भी कुछ लड़के भेजे थे। तो उसमें कुछ लड़के सेलेक्ट हुए, उनमें से एक लड़का है, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, बट अगर वो देख रहा है उसको पता चल जाएगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हो गया। उसके 2 या 3 राउंड हुए इंटरव्यू के, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ पे उसको ऑफर लेटर आया। अब ऑफर लेटर आया, साइन किया, सारे डाउट्स क्लियर किए पहले, क्यों हमारा यही रहता है कि जितना हो सके एप्लीकेंट्स को क्लियर कर दें सारा कुछ पहले। चलो, उसके डाउट सब क्लियर कर दिए कि क्या होता है। इतना तक भी बता दिया कि वहाँ पे क्वारंटीन रूल्स क्या होते हैं, कब तक, जब तक जिस हिसाब से गवर्नमेंट कहती है उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। चले गए वहाँ से, आगे प्रोसेस हो गया। पासपोर्ट चले गया वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जो पासपोर्ट जाना था, उसके बाद तो लड़के ने क्या किया, उसका होगा कोई कंबोडिया में। तो उसने हमें सडनली कॉल किया, सर मेरा फ्रेंड है कंबोडिया में। 2-3 दिन बाद, सर मेरा फ्रेंड है कंबोडिया में, वो कह रहा है कि जो एड्रेस उस पर दिया गया है उस एड्रेस पे कंपनी ही नहीं है। मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। पहली बार अगर किसी से कर रहे हो कंपनी से काम, तब तो चलो लगता भी है कि नहीं है। अगर सेकंड टाइम काम कर रहे हो तब तो डैम श्योर है कि हमारे लड़के जब वहाँ पे पहले काम करने के लिए गए हैं, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे कंपनी ना हो, 3 साल से वो कर रहे हैं। तो मैंने ऑफिस स्टाफ को कहा कि उनको ये कहिए कि आप पहले ये चीज़ बताइए, आप वहाँ पे गए थे कि नहीं गए थे। इन बिटवीन मुझे कंपनी की तरफ से मैसेज आ गया कि यहाँ से कोई कॉल कर रहा है कंबोडिया से ही, और ये कह रहा है कि आपने किसी का इंटरव्यू लिया है। वो अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा है, बस सिर्फ ऐसा कह रहा है कि किसी मोहम्मद नाम से बंदे का इंटरव्यू लिया है। उसने एक जनरल नाम लिया, उसने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया। उसने बोला मोहम्मद समथिंग करके उसका नाम है, जिसका आपने इंडिया में इंटरव्यू लिया होगा। तो उसने वहाँ पे कॉल किया होगा, जो ऑफर लेटर पे नंबर है, और अपने हमें क्या बता रहा है वो कि मैं वहाँ जाके आया। उसने ऑफर लेटर से नंबर पे कॉल किया कि जी मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ, मुझे बताइए। वो कह रही कि जी आप बताइए क्यों, क्या क्या रीज़न है। तो वो अपने बारे में कुछ नहीं बताया उसने। चलो ठीक है, हो गया। हमें कॉल आती है, जी वहाँ पे कंपनी नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा उसको, देखिए पहले आप बताइए गए थे कि नहीं गए थे। बाद में हमें कंपनी की तरफ से पता चला कि जी हमें सिर्फ कॉल आई थी। मैं कहा एक काम करो, पहले आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लो, ठीक है, और कभी भी अप्लाई करने से पहले आपने जो कंफर्मेशन करनी है वो कर लीजिए। कभी अप्लाई करने के बाद मत कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हमें भी होती है। ठीक है, मैंने उनको बोल दिया, फिर भी आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे उस कंबोडिया में जो उसका फ्रेंड था, उसने फिर से कंपनी में कॉल किया और बहुत रूड तरीके से बात की। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेज रहा हूँ, कंबोडिया से जो हमें मैसेज आया है। तो आप देखेंगे लिखा है, द गाय who called me was quite rude. He did not want to say who he was and kept asking me where is your office, wanted to visit. तो हमने भी यही कहा कि सर गुड मॉर्निंग, मतलब अच्छा ऐसा है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, हमें ऐसे एप्लीकेंट्स नहीं चाहिए, हम नहीं भेजेंगे। फिर हमने कहा कि नंबर दे दो हमें, हम देखते हैं। तो उसने कहा कि वही होगा जो कंबोडियन फ्रेंड है उसका। ठीक है, तो जो लगता है उसका जो कंप्यूटर फ्रेंड है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, वो होगा। तो इस टाइप से उससे क्या हुआ, पहली चीज़ हमारा कंपनी के साथ रिलेशन ख़राब हुआ,
कि आपके एप्लीकेंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो हमारे पे कैसे करेंगे। अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं होता है हम किसी और को दे देते हैं। ठीक है, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर ट्रस्ट नहीं है, 1% डाउट है हमारे पास या किसी के पास भी अप्लाई मत करें। अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपके साथ फ्रॉड किया है। ये चीज़ क्लियर समझिए। एक इंसिडेंस ये हो गया, पहली कंपनी के साथ हमारा रिलेशन अब ऑलमोस्ट खत्म है कि उन्होंने कह दिया है कि हम जो अगले एप्लीकेंट्स लेंगे वो हम किसी और एजेंसी के थ्रू लेंगे। देखिए, एक छोटी सी आपकी गलती की वजह से, ठीक है, आपने कंफर्म करना करिए, आप जाइए, मिलिए, आप झूठ मत बोलिए कि आप जो है वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे कंपनी ही नहीं है। ठीक है, बाद में पता चलता है जी नहीं, फ़ोन किया था। और एम्प्लॉयर से बात करें थोड़ा रिस्पेक्टफुली करें। कंपनी के ऑफिस में जो भी बात करता है वहाँ पे एचआर के नंबर होते हैं, आप वहाँ कॉल कर रहे हैं ऑफर लेटर के ऊपर एचआर का नंबर लेके, तो एटलीस्ट उनसे रिस्पेक्टफुली तो बात करें। ये था पहला इंसिडेंस। अब दूसरा इंसिडेंस बताता हूँ आपको पता होगा कि हम 99% कभी एडवांस नहीं लेते हैं पेमेंट्स, और जो कि मेरी सच में एक्चुअली भी बहुत बड़ी गलती भी है। हम सोचते हैं चलो ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स ले लें, ट्रस्ट पे चलता है काम। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक और लड़का था, यूनियन टैक्सी में अप्लाई किया था, यूनियन टैक्सी दुबई के लिए उसका ऑफर लेटर के लिए मैंने इंटरव्यू हुआ, ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया, ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर के टाइम हमें कंपनी ने कहा कि सर ये जो एप्लीकेंट है इसने पहले भी कहीं अप्लाई किया है और ये हमारे पास ही आया था उसका। अब यूनियन टैक्सी तो एक अलग ही है। अब लड़के क्या करते हैं, हमें भी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, दूसरे को भी दे दिए, तीसरे को भी दे दिए। तो उसका 12 हमने 31 अगस्त को इंटरव्यू करवाया और उसका 12 अगस्त का ऑलरेडी ऑफर लेटर आया हुआ था। अब वो मुझे कह रहे हैं कि सर आप बताइए कैसे करेंगे, ये तो आपका एप्लीकेंट पहले ही कहीं राजस्थान की एजेंसी से अप्लाइड है। मैं शॉक्ड यार, मैं अपने एप्लीकेंट्स या अपने व्यूवर्स पे उतना ही ट्रस्ट करता हूँ जितना कि मैं अपने ऊपर करता हूँ। मैं उनके भरोसे पे सब कुछ जो है वो करता हूँ। जब हमने एप्लीकेंट से बात की, हाँ सर मैंने किसी और के पास दिया था, बट उससे सिर्फ बात की थी, उसने ऑफर लेटर दे दिया। भाई मेरे पास करो या किसी के पास भी करो, हमेशा एजेंट गलत नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप सब जो व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, हमेशा एजेंट्स गलत नहीं होता है। उस बंदे ने उसके थ्रू काम नहीं करवाया और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इट मीन्स कि एप्लीकेंट भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही करवाओ, जिसके पास भी करवाना है, बट ऐसा काम ना करें कि किसी से किसी का लॉस हो, उसमें एप्लीकेंट गलत है। दूसरा इंसिडेंस, ये सिर्फ एक हफ्ते में सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं इसलिए हैरान हूँ। अब जब एक बार ऑफर लेटर आ गया तो हमारे खर्चे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंपनी कहती है कि हम आपके लिए ऑफर लेटर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे खर्चे शुरू हो जाते हैं। थर्ड इंसिडेंस, जो एप्लीकेंट्स ध्यान से सुनते नहीं हैं या सुनना नहीं चाहते हैं। टैक्सी ड्राइवर का हमारा काम है विजिट टू वर्क, यहाँ से विजिट पे जाएंगे सबके सब, क्योंकि कंपनी के पास टाइम नहीं है इतना कि एम्प्लॉयमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको टाइम लगेगा वहाँ से, तब तक फ्लाइट्स फ्लूट्स बंद हो जाती हैं। तो जो काम है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है। यूनियन टैक्सी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो है हमारी गारंटी थी। अभी एप्लीकेंट्स की कॉल आ रही है, जब हम बोल रहे हैं उनको कि ठीक है आपकी फ़्लाइट जो है अभी 10 दिन में, क्योंकि फ़्लाइट ओपन हुई आपकी हफ्ते से 10 दिन में फ़्लाइट होने वाली है, तो ठीक है सर कोई बात नहीं। और जब उनको कहा कि ठीक है पेमेंट्स रेडी रखिए, आपका वीज़ा जो है वो अभी 3 दिन में आ जाएगा। 3 दिन में आ जाएगा जी, आएगा क्यों नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप वो क्या कहते हैं जी थोड़े दिन बाद कि सर हमारे जो है ये फादर बीमार हो गया, हमारी मदर बीमार हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। यार मतलब हमारी गलती यही होगी कि हम आप पे ट्रस्ट करके अपना जेब से पैसा लगा के हम नुकसान कर रहे हैं। हम ऑफर लेटर के लिए, आजकल के टाइम में कोई भी कंपनी नहीं है जो कि मीन्स फ्री में कुछ दे रही है। फ्री फ्रू को आप भूल जाओ, ठीक है, एडवांस के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। अब मुझे ताजे 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे काम करूं। मैं कोशिश यही करता कि ठीक है किसी से एडवांस नहीं लेना है। कंपनी अगर ज़्यादा कोई एजेंसी या कोई कंपनी ज़्यादा बोले तब चल ठीक है, उसको थोड़ा बहुत दे दिया। अब ये तरीका सही नहीं है, क्यों हमारा हर जगह साइड से नुकसान हो रहा है। जो सीरियस एप्लीकेंट्स हैं काइंडली वही आए, जो इस टाइप के एप्लीकेंट्स हैं कि कभी भी जिनका डामाडोल सिचुएशन हो जाए, आज हम जाएंगे कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे 3-4 दिन बाद नहीं जाएंगे, तो वो एप्लीकेंट्स काइंडली मत आए, ना हमारे पास ना किसी और के पास। 4-5 एप्लीकेंट्स अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है,
इससे हमारे कंपनी के साथ रिलेशन, हमारा सब। ऑफर लेटर के टाइम इंटरव्यू हो रहा है अगर, तो ऑफर लेटर से पहले बोल दो जी हम जो है इसमें एग्री नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। हर चीज़ हम बता बता के करते हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ कुछ समझ नहीं पा रहे हो हमारे से 10 बार पूछो, बट अगर एक बार अप्लाई हो गया फिर उसके बाद कुछ नहीं कर हो सकता। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और जिन्होंने कभी कहीं इंडिया में काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया, वो मत जाएं बाहर। बाहर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इतना आप सोचते हैं कि यहाँ से चले जाएंगे वहाँ पे बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। वहाँ जाके भी आप टैक्सी वाला काम ले लीजिए, वहाँ जाके भी आपकी 2 से 3 महीने ट्रेनिंग होनी है, ठीक है। 15 दिन तक क्लासेस शुरू नहीं होनी है वहाँ पे। क्यों नहीं शुरू होनी है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट भी कन्वर्ट होगा वहाँ पे जाके, एमरेस आईडी बनेगी। उसके बाद 10-15 दिन बाद जब एमरेस आईडी वगैरह बन के आएगी तब स्कूल में रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर अगला काम होगा। हद ही होगी है कि लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो इस टाइप के लोग जो भी होते हैं वो नहीं आए। और अब जो भी आएगा विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वाला, खासकर जो भी आएगा एप्लीकेंट हमारे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडवांस नहीं देना चाहते मत दो, आप ऐसा करो, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि एडवांस लेना जरूरी है, क्योंकि अपनी जेब से पैसे लगा रहा था अभी तक। आप ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विजिट वीज़ा खुद करवा लो, 7-8 हज़ार का हो जाता है आज के टाइम में। 30 डेज़ का विजिट वीज़ा खुद करवा लो, हमारे पास दो, हम बाकी प्रोसेस जो है ऑफर लेटर वगैरह प्रोसेस करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, फ्लाइट टिकट वगैरह करवा के जो भी है उसके बाद आप पेमेंट करो, क्योंकि मैं भी रिस्क नहीं ले सकता। या फिर आप जो भी है 7-8 हज़ार जो भी वीज़ा खर्चा तो हमें दे दो, या किसी से भी करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 डेज़ का वीज़ा चाहिए होता है। तो अब क्योंकि ये कोविड का टाइम है, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी जेब से कुछ लगा सकूं। मेरी भी जो है सिचुएशन बहुत ख़राब है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। 1.5 साल से हमने कुछ नहीं कमाया है, सिर्फ हम खर्चे ही कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। पहले तो हम लोगों की हेल्प भी कर देते कि ठीक है, किसी का 40 हज़ार कम हो रहा है उसको दे दिया, किसी का 10 हज़ार कम हो रहा है उसको दे दिया। अब हमारी वो सिचुएशन नहीं है, ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। तो दोस्तों काइंडली ऐसे एप्लीकेंट्स मत आएँ, बिल्कुल भी ना आएँ। बिना मतलब से कंट्रोवर्सीज होती हैं फिर, ठीक है। आना है तो सीरियस होके आएँ, अदरवाइज आप अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, हम सही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।